अभी तक तो हमने देखा कि दो चार्जेस पर किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा था, राइट। लेकिन अगर इसकी सराउंडिंग्स में अदर चार्जेस आ जाए तो दूसरे चार्जेस की वजह से क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस होगा? हाँ, यही बात हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताई गई है। सो फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस, जो कहते हैं कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। इसका मतलब कि अगर मैं एक ट्रायंगल केस ले लेती हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज रख दूँ, यहाँ पर भी प्लस क्यू रख दूँ और इस तीसरी तरफ भी प्लस क्यू चार्ज रख दूँ, तो क्या होगा? पॉइंट ए बी सी पर इन्फ्लुएंस। सो हम देखना चाहते हैं सी पर ए और बी का इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो सी पर खुद सोचो, अब ये प्लस है तो क्या करेगा? ये इसको रिपल्सिव फोर्स देगा। ऐसे ही बी की वजह से सी पर कैसा फोर्स प्रोड्यूस होगा? अगेन रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, राइट। सो हमने क्या देखा? इन दोनों चार्जेस की वजह से सी पॉइंट पर कैसा फोर्स प्रोड्यूस हुआ? रिपल्सिव। अब फोर्सेस कैसी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर। सो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का तरीका रिजल्टेंट क्लास 11 में हमने यही तो सीखा है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 अप टू cos थीटा होल का रूट। तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर पर। ये हो जाएगा f ऑफ ए बी। यही बात हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जब बहुत सारे चार्जेस मेरे आसपास की सराउंडिंग्स में होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इंटरैक्शन में आने वाले हर एक चार्ज की वजह से जो भी फोर्स होगा उन सभी का वेक्टर सम होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो, अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining of two equal charges small q. Okay, where should the third charge be placed so that the whole system would be in equilibrium? अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है यहाँ पर और दूसरा कैपिटल Q चार्ज यहाँ पर है, और हम क्या बोलते हैं कि चार्जेस हमेशा कैसे एक्ट करते हैं? लाइन जॉइनिंग, है ना। कूलम्ब्स लॉ ने भी तो हमें यही बताया कि चार्जेस हमेशा लाइन जॉइनिंग पर एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों चार्जेस एक्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि मुझे थर्ड चार्ज कहाँ पर रखना चाहिए ताकि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे हो जाए? इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो थर्ड चार्ज अगर ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, पहले ये सोचो, सेम मैग्नीट्यूड के हैं या फिर सेम चार्जेस वाले हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? देखो, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में कोई चार्ज ऐसा रखना पड़ेगा ना कि ताकि ये उसकी वजह से जीरो आ जाए नेट फोर्स उस पॉइंट पर, राइट। सो हम क्या करेंगे? इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक थर्ड चार्ज क्यू रख देंगे ताकि इस क्यू पॉइंट पर इन दोनों की वजह से क्या हो? फोर्स जीरो हो जाए, है ना। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट, इसे बोल देते हैं बी और इस मिड पॉइंट को बोल देते हैं सी। अब अगेन कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ की वजह से एफ ऑफ ए बी कितना होता है, यानी कि ए की वजह से बी पर इन्फ्लुएंस कितना पड़ता है। तो हमें क्या मिलेगा? के क्यू क्यू ओवर इनके बीच का डिस्टेंस। लेट कर लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। लेट इट बी 2x। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि हमने 2x क्यों रखा, हम इसे x क्यों नहीं रख सकते? तो आप इसे x रख लीजिए, आधा डिस्टेंस x/2, ये भी डिस्टेंस x/2। बट जनरली ऐसी कैलकुलेशंस में थोड़ा डिवीजन से बचिए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वो बेटर है रादर देन डिवीजन। सो के क्यू क्यू अपॉन 2x का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्स ऑन ए बी। अब हम निकालेंगे कि इस C की वजह से B पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ इस B पर A की वजह से इन्फ्लुएंस, C की वजह से इन्फ्लुएंस, तभी तो टोटल नेट फोर्स दोनों का सम होके जीरो होगा ना। सो B की वजह से, सो C की वजह से देखते हैं सी बी, के क्यू क्यू ओवर, अब यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये 2x है तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, के क्यू क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। सो एफ नेट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ सी बी। एफ ऑफ ए बी हमारा कितना आया? के क्यू स्क्वायर
बाय 4x² प्लस एफ ऑफ सी बी कितना है के क्यू ओवर x² इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि सिस्टम किस में है, देखो इक्विलिब्रियम में। अगर एक सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 आया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। के क्यू स्क्वायर ओवर 4x² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू ओवर x²। अब x² से x² कैंसिल, उसके बाद k से k भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर हमारे, अगर हम एक क्यू को देखें तो ये कैपिटल क्यू एक कैपिटल क्यू से भी कैंसिल हो रहा है, राइट। तो यहाँ से हमारा q/4 आ जाता है माइनस क्यू के बराबर, और हम ये कह सकते हैं कि q इज इक्वल टू माइनस q/4। इसका मतलब अगर दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के भी हों और पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो तो दोनों रिपल्शन करेंगे। तो इनके बीच में कोई नेगेटिव चार्ज रख दो तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन फील करेगा, ये भी अट्रैक्शन फील करेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब अगर हमारे पास ए की वजह से सी पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करने लग जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। इसे ले लेते हैं एफ ऑफ ए। इसी तरीके से बी की वजह से भी हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जो कि यहाँ पर होगा। इसे ले लेते हैं हम एफ ऑफ बी। अब जब हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी बांटना पड़ेगा। सो अगर मेरा ये एंगल थीटा है तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा, और इसके अलोंग यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके अलोंग हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, एफ बी साइन थीटा। इसी तरीके से अगर मैं एफ ऑफ ए को भी रिजॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ ए कॉस थीटा, और दूसरी तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ ए साइन थीटा। अब अगर ध्यान से नोटिस करो तो एफ ए साइन थीटा एफ बी साइन थीटा को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो बचा है हमारे पास कौन से कंपोनेंट, एफ ए कॉस थीटा और एफ बी कॉस थीटा, राइट। सो पहले हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 बाय r², राइट। अब हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू क्या है, 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम है तो कूलम्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर r²। अब ध्यान दो कि हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो a और m के बीच का दे रखा है 3 मीटर, और m और c के बीच का दे रखा है 4 मीटर, लेकिन AC का कोई डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मीटर। अब यही 5 मीटर हम यहाँ डाल देंगे, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 टाइम्स 5। अब जब तुम लोग एफ ऑफ बी निकालोगे तो ये भी तो यही सेम वैल्यू आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 माइक्रोकूलम का ही चार्ज रखा है। तो सेम वैल्यू हो गई 6k इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶ ओवर 25। अब अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम है, और हमने यहाँ पर भी देख लिया कि एफ ऑफ ए कॉस थीटा एफ बी कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, वेक्टर सम ऐड कर लेंगे। सो टोटल नेट फोर्स जो हमारे पास 3 माइक्रोकूलम के चार्ज पर पड़ेगा वो कितना होगा, एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एफ ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 6k इंटू 10⁻⁻12 ओवर 25 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल भी तो थीटा हुआ ना। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल में सो काटो। सो कहा के कॉन्सेप्ट से कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 4/5। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, 4/5।
5। तो देखो अब हम यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो गई, 6 टाइम्स 2 इज 12, 12 टाइम्स 4 इज 48, 48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 इंटू के, अब के की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी डाल देंगे, डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 5 इज 125। सो इस तरीके से हम लोग अपना नेट फोर्स निकालेंगे और यही वैल्यू आएगी हमारी 3 माइक्रोकूलम के चार्ज पर ड्यू टू अदर चार्जेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कंसिडर 3 चार्जेस ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा या फिर हमारे पास एक स्क्वायर होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं एग्जाम में। तो हमारे पास बोला जा रहा है 3 चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड q के। तो हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। सो ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, पॉइंटर्स है हमारे ए, बी और सी। अब हमें क्या बोला जा रहा है, एट द प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, हमने स्मॉल क्यू चार्जेस रख दिए हैं तीनों जगह पर, और क्या बोला है स्क्वायर, और क्या बोला है ट्राइंगल की साइड क्या है एल। इसके बाद हमें बोला जा रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, जहां पर तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल क्यू का। तो अब यहाँ पर एक चीज ये देखो कि इस प्लस क्यू की वजह से इस क्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रिपल्स करेगा। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है भी ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, तो प्लस प्लस रिपल्शन होगा। तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगा एफ ऑफ ए नीचे की तरफ। उसी तरीके से बी की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सेंट्रल चार्ज क्यू पर, इसी तरीके से बी की वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो सेंट्रल चार्ज क्यू पर पड़ेगा इस तरफ, ये भी रिपल्सिव करेगा ना, तो एफ ऑफ बी हो गया ये हमारे पास। अब सी की वजह से क्या होगा, सी की वजह से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा चार्ज। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगेगा, जिसकी वजह से हमें जो मेन रिजल्टेंट नेट फोर्स मिलेगा वो यहाँ की तरफ मिलेगा, एफ ऑफ बी सी। और जो ए की वजह से फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ लगेगा, एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब सेंटर पर जो चार्ज लगेगा, सॉरी इसका मतलब सेंटर पर जो फोर्स लगेगा वो बी सी और ए की वजह से लगेगा। अब एफ ऑफ बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी को ऐड करके, कैसे, अपने वेक्टर सम लॉ से। और एफ ऑफ ए की वैल्यू तो हम ए की वजह से निकाल ही सकते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर करके। तो इसकी वजह से हम लोग नेट फोर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड पे। बट अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे पास इस सेंट्रॉइड की लेंथ की वैल्यू है, नहीं है ना। तो वही वैल्यू हम निकालेंगे इस एल के टर्म्स में। कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं एक बार। अगर मैं यही ट्राइंगल दोबारा से यहाँ पर बनाऊं और इन पॉइंटर्स को प्लॉट करूं ए बी सी, सो यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने डायगोनल लाइन डाल दी है, लेट दिस पॉइंट बी डी, ए डी। अब हमें पता है कि ये ए डी कैसा परपेंडिकुलर लाइन है बी सी पर, ठीक है, और ये वैल्यू है एल। ये पूरी वैल्यू अगर एल है तो हम कह रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये एल बाई टू हो जाएगा। एल और एल बाई टू की वजह से ये पूरी लेंथ ए डी कितनी आ जाएगी बताओ। सो ए डी की लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ओवर 4।
अगेन अगर हम आंसर निकालें √3l²/2, सो ये हमारी AD की वैल्यू आ गई। अब ये पूरी AD की वैल्यू है, सेंट्रॉइड पे पॉइंट चार्ज रखा है कैपिटल Q, इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू नहीं आई है हमारे पास, तो इस पॉइंट चार्ज से A का डिस्टेंस नहीं आया है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चार्ज या कोई भी पॉइंट सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो वो उसकी किसी भी वर्टेक्स से 2/3 के डिस्टेंस पर होगा। यानी कि अगर मैं इस Q पर रखे हुए चार्ज, इस Q चार्ज का पॉइंटर O मान लूं, तो मेरा AO का डिस्टेंस कितना होगा, 2/3 ऑफ AD, और अगर 2/3 ऑफ AD है तो AO कितना हो गया, 2/3 मल्टीप्लाई AD की वैल्यू कितनी है, √3, l² से l बाहर निकाल लिया तो l√3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमें पता है 3 क्या होगा, √3 इंटू √3 रख सकते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा, l/√3 हमारी AO की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब आप लोगों के पास गिवन चार्जेस में मैं बात करूं, चलो A की वजह से बात कर लेते हैं, f ऑफ A, हमारे पास गिवन चार्जेस क्या है, स्मॉल q कैपिटल Q इंटू के Q1 Q2 बाय r² रखना था, r² में हमारे पास वैल्यू क्या है, l/√3 का होल स्क्वायर, सो ये हो गया KQ कैपिटल Q ओवर l² इंटू 3, क्योंकि हम ये नीचे का डिनोमिनेटर वाला जो √3 का स्क्वायर था 3, इसको हम ऊपर ले आए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप लोग f ऑफ B की वैल्यू निकालोगे, अब Q की Q Q Q सेम टाइप ऑफ चार्जेस रखे हैं तो B और C पर भी सेम ही वैल्यू आएगी, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, FC और FB की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, f ऑफ BC स्क्वायर रूट ऑफ f1² यानी कि f ऑफ A² प्लस FB² प्लस 2FA FB cos थीटा। अब एक चीज और नोटिस करो यहाँ पर, क्या, सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा है और ये देखो ये 3 रेज से बच रहा है, एक, अच्छा BC, अच्छा मैंने BC में ये भी डाल दिया, या तो 1 एंड 2 यूज कर लो, हाँ ये भी यूज करो तो आपको फिर B और C ही लिखना पड़ेगा, ये वाला यूज करके यहाँ से, चल कोई बात नहीं, यही हो रहा होगा तेरे साथ भी, अरे सुबह से यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है, करने के बाद फिर रिकॉर्डिंग चेक करती हूँ, फिर रिकॉर्डिंग चेक करके फिर ये देखती हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तुम्हें ज़्यादा एडिटिंग ना करनी पड़े उस चक्कर में मैं डिलीट कर देती हूँ वो वीडियो, फिर दोबारा से बनाती हूँ। कोई नहीं, बस इस क्वेश्चन के बाद चल ही रहे, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 5वां था ना, बस ये लास्ट है आज का, आगे का मैं ऐसे दिखा दूंगी और कहूंगी कि ये खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कहाँ पर थी मैं, सो अब देखिए सी और बी पर भी सेम ही फोर्स आएगा जैसे ए का आया है, तो सी और बी का नेट रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑफ बी सी, सो ये कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ बी का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी कॉस थीटा। अब हमें ये तो पता है एफ बी एफ सी एफ ए सेम है, तो यानी कि यहाँ पर हम एफ बी डाल सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कॉस थीटा एंगल क्या है, तो देखो जब 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ये वाला कर रहा है और एक इधर से एक्ट कर रहा है, सो अल्टीमेटली इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इनके बीच में हर दो पॉइंटर्स, हर दो फोर्सेस के बीच में एक 120 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, क्योंकि अगर आप सेंटर का एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बोलते हो और आप इस तरीके से डिवीजन में हो ऐसे, तो अल्टीमेटली आपके बीच में यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा 120 एंड 120 डिग्री का ही बनेगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री, और अगर कॉस 120 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी, -1/2, तो इससे हमारे फोर्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो एफ ऑफ बी स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी स्क्वायर 2f(b²), इसको डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, प्लस यहाँ पर भी 2f(b²) एंड कॉस थीटा की वैल्यू भी बताई -1/2, सो ये 2 से यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ f(b²), 2f(b²) में से f(b²) माइनस करेंगे तो कितना आएगा, f(b²), सो स्क्वायर रूट ऑफ f(b²),
सो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितना आ गया, रूट ऑफ एफ ऑफ बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई एफ ऑफ बी। सो अल्टीमेटली हमारे पास एफ बी के बराबर का फोर्स आ गया। अब जरा एक बार पिक्चर को देखो, हमारे पास फिगर में क्या दिख रहा है, एफ ऑफ बी सी, जो दोनों का रिजल्टेंट था वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और ए की वजह से जो इन्फ्लुएंस था वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब खुद ही दिमाग लगा लो, एफ ऑफ ए की वैल्यू, बी और सी तीनों की वैल्यू सेम है, और रिजल्टेंट भी हमारे पास सेम आया एफ ऑफ बी, यानी कि ऑपोजिट फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के डिफरेंट चार्जेस के क्या होंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब सेंट्रॉइड पे रखा हुआ जो चार्ज है कैपिटल क्यू, उसकी वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जीरो लगेगा। सो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। सो आंसर क्या आ गया, जीरो न्यूटन। अब शॉर्ट ट्रिक तो ये कहती है कि जब कभी भी हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस एक इक्विलैटरल ट्राइंगल या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे रखे हों, तो उनकी वजह से उनके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स होते हैं, यानी कि जैसे सेंट्रॉइड है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का सेंटर है, तो जनरली ऐसे पॉइंटर्स पर हमारा जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, यानी कि ये तीनों चार्जेस किस में हो गए, इक्विलिब्रियम में। आई होप आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन से पढ़ाई करने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। हमें कमेंट करना ना भूलिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।